नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। भारत 24 पर रोज रात 9 बजे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी उन सभी मुद्दों को लेकर जो आपकी, मेरी और हम सब की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। पीएम का प्लान 2024 का ऐलान, आज सबसे पहले हम इसी पर बात करने वाले हैं, यानी बात 2024 की। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों का जोर किन किन इलाकों पर है, बहुत डिटेल इस पर हमारी टीम ने रिसर्च की है और पॉलिटिकल पंडितों से बात करने के बाद आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। तो आज शुरुआत उसी से करेंगे, लेकिन काशी कितनी बदल गई है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में हैं और इसीलिए ये भी बात करना जरूरी है कि पीएम मोदी के बतौर सांसद 9 साल में बनारस, काशी या वाराणसी कितना बदल गया है। ये बातें थी या सच में जमीन पर भी उतर आई हैं। राहुल का संकट काल, आज एक बड़ी खबर गुजरात से भी आई जिससे दिल्ली तक भारी सियासत मची हुई है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को आज भी राहत नहीं दी, जिससे उनका जो अगला चुनाव है वो लड़ पाना मुश्किल लग रहा है। इसकी पड़ताल भी हम करेंगे और शहादत को नमन भी करेंगे। आखिर में बात ये मेरा हिंदुस्तान है में उस खबर की जिससे हर भारतीय को गौरव भी होगा और एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा। यह खबर होगी कारगिल में शहीद हुए हमारे योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नैयर की। लेकिन सबसे पहले जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेना जरूरी है। आपने किस तरह अपनी बात मुझ तक पहुंचाने की कोशिश और प्रयास किया है, शुरुआत द रूबिका लियाकत शो में इसी से। दहाड़ प्रोग्राम का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले भी वो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम कर चुकी हैं। मैं भारत 24 की टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत की जो समस्याएं हैं वो आपके शो के माध्यम से प्रसारित होगी। मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ देशवासियों को फ़ायदा मिलेगा। एक बार और भारत 24 चैनल और रूबिका लियाकत जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लियाकत जैसी वो पत्रकार जिन्होंने अपनी बेबाकी से पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाई है, निश्चित रूप से रूबिका लियाकत जी के जुड़ने से जनता की बातें उठेगी और कई समस्याओं का निराकरण होगा। मैं भारत 24 टीम को बधाई देता हूं और इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपके आने से भारत 24 की प्रशंसकों के बीच में एक अलग ही छवि उभरेगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपको कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाने जा रही हूं। इन चेहरों को आप गौर से देखिएगा। हर चेहरे पर मुस्कुराहट आपको दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए हाव भाव मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी, इनको देखिए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी, इनको देखिए, ये बातें कर रही हैं लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान का भाव आपको दिख रहा होगा। अब आप सोचेंगे, और ये नीतीश बाबू हैं, इनकी हंसी तो देखिए एक कान से दूसरे कान तक जाती हुई दिख रही है। अब आप सोचेंगे कि इन मुस्कुराती हुई तस्वीरों का स्क्रीन पर क्या काम है और ये बड़े नेता आखिर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो इसका जवाब इस नक्शे में छिपा हुआ है जो अब से कुछ ही सेकंड में आप देखने वाले हैं। इस नक्शे में 3 शहर आपको इस वक्त दिखेंगे जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए 3 शहर, हाँ, रायपुर, गोरखपुर और वाराणसी। ये वो 3 शहर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद रहे। पीएम मोदी ने रायपुर से दौरे की शुरुआत की और एक तस्वीर साफ कर दी। पीएम मोदी ने यह क्लियर कर दिया कि अगले कुछ महीने बीजेपी का फोकस कहां पर रहने वाला है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। मोदी ने इन 3 इलाकों को चुना है। शायद यही मुस्कुराहट की वजह विपक्षी नेताओं की भी है।
क्यों? क्योंकि इन इलाकों में उन्हें लगता है कि वो मजबूत है। मोदी ने जो कहा उसकी बारीकियों को अभी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले भारत के नक्शे पर 2 और शहरों को दिखाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये 2 शहर हैं वारंगल और बीकानेर। भारत के नक्शे पर चमक रहे हैं जो ये 5 शहर हैं अब कुल मिलाकर। इन 5 शहरों में 2023 और 2024 की पूरी पिक्चर समाई हुई है। रायपुर की तस्वीर से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की राह आसान नहीं रहने वाली है। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रायपुर में कहा। कर्नाटक में मिली हार से सबक लेकर बीजेपी अगले गेम प्लान पर पूरी तरह फोकस दिख रही है। रायपुर पर बीजेपी के फोकस को आप समझिए ऐसे कि कल ही अमित शाह 2 दिन के रायपुर दौरे से दिल्ली लौटे। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी को उन्होंने रिपोर्ट दी और आज दिल्ली से पीएम मोदी रायपुर पहुंच गए। बीजेपी के इस फोकस के पीछे वो टीस है जो 2018 से बीजेपी को परेशान कर रही है। 2018 के बाद आप जानते हैं 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने ऐसा असर दिखाया कि बीजेपी चुनाव हार गई। बीजेपी को सिर्फ 15 सीट पर जीत मिली थी और वोट परसेंट भी गिरकर 33% पर आ गया था। कांग्रेस ने 68 सीट के साथ बम्पर जीत दर्ज की थी और 43% वोट भी उसने हासिल किए थे। 10% वोट शेयर का अंतर ही बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है। बीजेपी के लिए इस टीस को भुलाने का अब एक ही तरीका है और वो है छत्तीसगढ़ की सत्ता पर फिर से काबिज होना। तभी तो अमित शाह कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें रणनीति समझा कर आए हैं और पीएम मोदी जनता के बीच सीधे पहुंचकर विपक्ष पर अटैक भी कर रहे हैं और संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। बीजेपी को मजबूती भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की तनातनी भी दे रही है। आज भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में टीएस सिंहदेव ने इसका जिक्र और इस तरफ इशारा कर भी दिया। ये बताइए फिर सीएम कौन होगा? वो 2.5 साल वाला इस बार आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 2.5 साल वाली बात तो मैंने पहले भी कहा था कि बंद दरवाजों की है, अभी बंद दरवाजों में रहना है। अंततः देखिए किसी भी पार्टी में उनका जो हाई कमांड है वो तय करता है कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाएगा। अन्य पार्टियों की उदाहरण के लिए बात कर लें तो क्या गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर नहीं बदले गए? उनने बदला। गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और दोबारा जीत के आए, बेहतर परिणाम लेके आए। हाँ। अन्य जगह देखें 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बने, उनकी गवर्नमेंट आई, जो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट थे वो चुनाव हार गए, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर वो उपचुनाव जीत के आए। तो अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग निर्णय होते हैं। तो कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव साहब इस तरफ इशारा कर रहे थे कि इस बार पूरे की पूरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की बदल देनी चाहिए, यानी वो चेहरे बदल देने चाहिए और सीएम अगर दूसरे राज्यों में बदल सकते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फायदे का पॉइंट हो सकता है। वैसे आज पीएम मोदी के बाकी 2 शहरों में पड़े कदम का भी बारीकी से विश्लेषण करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले कल के दौरे के 2 शहरों का गणित भी आप समझ लीजिए। कल पीएम मोदी तेलंगाना के वारंगल में होंगे। ये वो प्रदेश है जहां बीजेपी की जड़ें अब तक जमी नहीं हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में सिर्फ 1 सीट जीती थी और पार्टी को सिर्फ 7% वोट शेयर हासिल हुआ था। तेलंगाना में जड़ें मजबूत करना बीजेपी के फ्रंट लाइन नेताओं का फोकल सेंटर इस वक्त है। इधर हिंदी भाषी राज्य राजस्थान भी चुनावी तस्वीर वाला राज्य है। हर 5 साल में सत्ता बदल देने वाले राजस्थान को जीतने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। 2018 में बीजेपी को राजस्थान में 73 सीट पर जीत मिली थी।
जो 2013 के मुकाबले 90 कम थी। वहीं कांग्रेस ने 100 सीट पर जीत दर्ज की थी और उसकी सीटों में 2013 के मुकाबले 79 यानी 79 सीट का फायदा हुआ था। ये तीन शहर अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से ये तीनों राज्य बेहद खास है। लेकिन असली तस्वीर छुपी है मोदी के आज के दौरे के बाकी 2 शहरों में। पीएम मोदी गोरखपुर से होते हुए काशी पहुंचे। एक ही दिन में पूर्वोत्तर के 2 राज्यों का दौरा ही वो बड़ा पड़ाव है जो पीएम मोदी और बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। आज हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो साथ ही केदारनाथ और महाकाल महालोक जैसे तीर्थों की भव्यता के साक्षी भी बन रहे हैं। पिछले दिनों पीएम ने भोपाल में, आपको याद है ना, यूसीसी की तरफ इशारा किया था। आज भ्रष्टाचार खत्म करने की बात फिर से दोहराई है। वहां भी उन्होंने भ्रष्टाचार पर बात कही थी। पीएम ने विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर भ्रष्टाचार पर हमला बोला है और ये साफ कर दिया है कि 2024 में बीजेपी की चुनावी रणनीति यूसीसी और भ्रष्टाचार के मुद्दे के इर्द गिर्द ही बनती हुई दिखेगी क्लियरली। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, बीजेपी की इस रणनीति में पूर्वांचल की वो 6 सीटें भी हैं जिन पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन असली झटका बीजेपी को लगा था 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। कुल मिलाकर पूर्वांचल की 54 विधानसभा सीट में से बीजेपी को 27 सीट पर हार मिली थी। गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ सरीखे इलाकों में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। यही वो आंकड़ा है जो बीजेपी को एक बार फिर से पूर्वांचल पर फोकस करने के लिए कह रहा है। लगातार 2 बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोकसभा सीट जीतने में सफल रही है। हालांकि 2 बार बेहतरीन प्रदर्शन कर तीसरी बार भी उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी बीजेपी, लेकिन उसके लिए ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। फिर भी बीजेपी कोशिश करेगी कि 2024 में 62 सीट को बढ़ाकर कम से कम 2014 के 71 सीट के आंकड़े तक पहुंचा दिया जाए और इसी के लिए पूर्वांचल पर पूरी पकड़ होना जरूरी है। काशी और गोरखपुर पूर्वांचल के 2 धार्मिक शहरों में से एक ही दिन जाकर पीएम ने यह बता दिया है कि पूर्वांचल पर बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ड है और कमान अभी से पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। इस रणनीति को डिकोड करने से पहले अब आपको एक तस्वीर देखनी चाहिए और इस तस्वीर के 3 किरदार खासतौर पर समझने देखने चाहिए। पटना में जब विपक्ष जुटा तो बड़े चेहरों में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मौजूद थे। यही वो तस्वीर है जो विपक्ष की ताकत और बीजेपी की हुकूमत के बीच की मेन रेखा है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ये वो 4 राज्य हैं जहां बीजेपी का जनाधार मौजूद है। वोट शेयर ठीक ठाक है। बिहार में बीजेपी के पास 24% वोट शेयर है। ओडिशा में लोकसभा में 38% वोट शेयर है। बंगाल में आप देखिए 40% से ज्यादा वोट शेयर है। ये लोकसभा की 112 सीटों का मैं आपको लेखा जोखा दिखा रही हूं वोट परसेंटेज के लिहाज से। बीजेपी के पास इन 112 लोकसभा सीटों में 68 सीटें हैं। 56% वोट शेयर झारखंड में है, लोकसभा की मैं बात कर रही हूं।
ये वो 4 राज्य हैं जहां भारी भरकम वोट शेयर के बाद भी बीजेपी राज्य की सत्ता से बाहर है। विपक्ष की एकजुटता मीटिंग में सिर्फ जो आपने तस्वीरें देखी, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक शामिल नहीं थे, लेकिन बाकी 3 राज्यों के सीएम वहां पर एक साथ दिखे थे। इन 4 राज्यों के साथ अगर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़ दिया जाए तो लोकसभा की 112 सीटें होती हैं। 2019 में इन्हीं 112 सीटों में से बीजेपी के पास 68 सीटें मौजूद थी। बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि सीट बढ़ाने का स्कोप कहां सबसे ज्यादा है और इसीलिए उस पर होमवर्क करना शुरू कर चुकी है। इन्हीं 112 सीटों पर फोकस करके वो अपने जनाधार के साथ, वोट बैंक के साथ सीटों को भी बढ़ाना चाहेगी। कर्नाटक के नतीजों को आपने देखा है, उसने बता दिया है कि दक्षिण भारत में सीट बढ़ोतरी करना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। बीजेपी ये भी अच्छी तरह जानती है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड सरीखे राज्यों में पार्टी अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर चुकी है। अब यहां से कितना ऊपर जाया जा सकता है, क्योंकि जब आप राज्य में रहते हुए यानी उन सरकारों को संभालते हुए चुनाव में जाते हैं तो एक बड़ी चीज एंटी इनकम्बेंसी आपके साथ होती है। इन राज्यों में लोकसभा की 186 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने 159 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 186 में से मिले थे 159 सीटें। इसी रणनीति के तहत बीजेपी के बड़े नेताओं का सम्मेलन गुवाहाटी में हुआ और अब बीजेपी आलाकमान का सेंटर फोकस बिहार है, बंगाल है और ओडिशा है। यहीं असली लड़ाई बाकी है। इस लड़ाई में एक तरफ एकजुट विपक्ष दिखाई दे रहा है जो समय समय पर टूटता है, जिसके अभी तक दिल नहीं मिले हैं, दल तो दूर की बात है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने खुद कमान संभाल ली है ताकि बीजेपी का विजय रथ 2024 में भी 300 सीट के पार निकलने की कोशिश हो। और अब आपको आगे बढ़ते हुए त्रिपुरा से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। अब इन तस्वीरों को देखिए जो किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। त्रिपुरा विधानसभा में विधायकों ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। कई विधायक मेज पीटते नजर आ रहे हैं और 3 विधायक मेज पर चढ़कर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। ये हमारे माननीय हैं जिनको हमने चुनकर वहां हमारी सेवा के लिए पहुंचाया है। यहाँ की विपक्षी पार्टी त्रिपुरा मोथा के विधायक अनिमेश देव वर्मा ने एक बीजेपी विधायक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने विधानसभा में अश्लील वीडियो देखा था जिस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने किसी और मुद्दे पर चर्चा की इजाजत दे दी। इस फैसले के खिलाफ त्रिपुरा मोथा पार्टी, सीपीएम और कांग्रेस विधायक हंगामा और नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष वी सेन ने इन पार्टियों के 5 विधायकों को दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया। ये तस्वीरें हमें खुश नहीं करती हैं क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जब विधानसभा में उस मंदिर में जाते हैं तो हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए जाते हैं, बल्कि यहाँ देखने को मिलता है कि आपस में ही भिड़ जाते हैं। 2024 के आम चुनावों के गणित को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी और बड़े आम और जिसे कहते हैं लेमैन की भाषा में वो चर्चा तो हो गई। अब मैं आपको बदलते भारत के एक शहर की डिटेल स्टोरी दिखाना चाहती हूं, लेकिन इस स्टोरी की शुरुआत से पहले एक बयान आप सुन लीजिए। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। अभी G20 के लिए दुनिया भर से इतने सारे लोग बनारस आए थे। काशी के लोगों ने उनका इतना भव्य स्वागत किया, इतना अच्छा प्रबंध किया कि आज पूरे दुनिया में आपकी और काशी की वाहवाही हो रही है। काशी विश्वनाथ धाम और पूरे परिसर को भी इतना भव्य बना दिया है कि जो यहां आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। अब ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था, हम
इसकी सच्चाई जानना चाहते थे कि जो भी यहाँ आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारी सहयोगी प्रिया सिन्हा काशी में पहुंच गई। ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद थी। उन्होंने काशी आए लोगों से सीधा सवाल कर लिया, काशी आने के बाद आप कितने खुश हैं? तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। क्या वो गदगद हैं? वो गंगा जिसने सदियों को बदलते हुए देखा है, वो गंगा जिसने पीढ़ियों को बदलते हुए देखा है, आज काशी को बदलते हुए, आज काशी को संवरते हुए कैसे देख रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से आई हैं आप? नागपुर से आए हैं हम लोग। अप्रतिम सब सोहरा देखा हमने, सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा मिलेगा हमको देखने के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। घाट बहुत साफ सुथरे और जो मोदी जी ने काम किया है बहुत ही जबरदस्त है। हम उनके ऋणी हैं। जब आस्था इतनी प्रबल हो तो भक्त अपने आप खींचे आते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं वो इस हिसाब की मिले। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। आप कहाँ से आए हैं? मैम कलकत्ता से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मन सुहाना है, हर चीज इतना सुंदर लग रहा है, हम लोग कभी बिलीव नहीं कर पाए। एकदम दारुण। कोलकाता में भी गंगा मैया है, वहाँ भी आरती का शुरुआत हो रहा है, मगर यहाँ से ही वो चीज जा रहा है। मगर यहाँ का जो आरती है, सुबह का आरती, ये दृश्य हमको लगता है कि कहीं नहीं है। अब जो नज़ारा है, जो घाट का इन्होंने बनाया है, काफी बढ़िया बनाया है। बंगाली में क्या कहेंगे? दारुण। आप कहाँ से आए? हम रांची झारखंड से हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं। मतलब आज जो मैंने देखा है वो पूरी कायाकल्प हो गई है पूरे मंदिर। दोबारा आएंगे? बिल्कुल दोबारा क्या, मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे जो भी यहाँ आता है गदगद होकर जाता है, ग्राउंड जीरो पर हमने उसका लाइव टेस्ट कर दिया और आपने देख लिया क्या आलम है। पीएम ने जो कहा उस पर जनता ने मुहर लगा दी, लेकिन पीएम ने जो आज कहा, आज से 9 साल पहले वो कुछ और कहा करते थे। तब उन्होंने क्या कहा, आपको वो भी तो सुनना चाहिए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये जो बयान है वो 2019 का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर संसद प्रत्याशी काशी में जाकर अपना जो पर्चा है वो भरा था। तब प्रधानमंत्री मोदी काशी में अपना नामांकन दर्ज करवाने पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही बयान से काशी के लिए अपने इरादे को साफ कर दिया था। माफ़ कीजिएगा, मैं 2019 बोल गई हूँ, 2014 की ये तस्वीरें हैं। तब से लेकर आज तक बीते 9 साल में बतौर सांसद प्रधानमंत्री मोदी 30 बार काशी की धरती पर पहुंचे हैं। एक प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने का गौरव काशी को मिला ही, लेकिन पीएम जिस विश्वास से कह रहे थे कि जो बनारस आयु खुश हो जाई, उसके पीछे नियत और काम करने के जज्बे की वो बानगी है, वही असली वजह है। दरअसल काशी में बीते 9 साल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, आज मैं उसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि देश के विकास की हर कहानी मैं डंके की चोट पर आपके पास, आपके सामने रखूंगी। उसको बताने में मैं पल भर के लिए संकोच नहीं करूंगी। किसे कितना सियासी फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बदलाव हुआ है तो मैं बताऊंगी। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये रही। ये तस्वीर काशी की मशहूर 80 घाट की है। रुकिए, ये अभी की तस्वीर नहीं है, ये 2014 की तस्वीर है। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी ने अपना सांसद चुना, उस वक्त की ये तस्वीर है। अब कट टू टुडे, आज की तस्वीर आप देखिए। ये 80 घाट की ताजा तस्वीर है। ये बनारस की, सुबह बनारस की सबसे बेहतरीन तस्वीरों में से एक है। यानी नरेंद्र मोदी के बतौर वाराणसी सांसद 9 साल पूरे होने के बाद की ये तस्वीर है। आपने देख ली है, बदलाव दिख रहा होगा आपको। अब 80 घाट के बाद आपको मणिकर्णिका घाट की मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। ये मणिकर्णिका द्वार इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये पुरानी तस्वीरें हैं।
ये जो तस्वीर है ये 6 जुलाई की तस्वीर है। ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा मणिकर्णिका घाट। ये वही जगह है जिसे शिव पुराण में सबसे पवित्र धाम माना गया है। यानी हर सनातनी की यही इच्छा होती है कि उनका अंतिम संस्कार इस घाट पर हो। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। मणिकर्णिका घाट कुछ वक्त बाद ऐसा दिखेगा। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ऐसा दिखेगा। और इससे पहले जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही थी वो 6 जुलाई की तस्वीर है। जो बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ तमाम इंजीनियर्स देख रहे हैं अब से कुछ दिनों के बाद की, वो ये बदलती हुई तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस घाट की तस्वीर बदलने के लिए जो योजना बनाई है उसका शिलान्यास किया है। 2 घाट के बदलाव की तस्वीर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब तीसरे घाट की तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर है अब जो आप देखेंगे राजा हरिश्चंद्र घाट की। वही घाट जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कभी भी चिता की आग बुझती नहीं है, यानी हर वक्त अंतिम संस्कार यहाँ होते रहते हैं। और आपको अब वो तस्वीर दिखाती हूँ जो प्रपोज्ड है, यानी कुछ वक्त बाद ये घाट कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। अब चौथे घाट पर आपको लिए चलती हूँ। ये तस्वीर खिड़किया घाट की अभी दिखेगी आपको। करीब 500 मीटर लंबे इस घाट के आसपास 2019 से पहले दिन में भी लोग जाने से डरा करते थे। वजह यहाँ की वीरानगी और गंदगी का अंबार। और अब ये तस्वीर आप देखिए, आप यकीन कर पाएंगे ये तस्वीर उस जगह की है जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था। एक काम कीजिए, आप दोनों तस्वीरों को अब एक साथ देख लीजिए। पहली तस्वीर 2019 से पहले की है और दूसरी तस्वीर मौजूदा वक्त की है। खिड़किया घाट का नाम बदलकर अब नमो घाट कर दिया गया है, लेकिन नाम के साथ ही इस घाट की पूरी तस्वीर भी बदल चुकी है। आपको मालूम है ये काशी का इकलौता घाट है जहां सीधा हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। 34 करोड़ रुपए खर्च करके इस घाट को इतना मॉडर्न बना दिया गया कि काशी में आने वाले विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का एक केंद्र बन गया है। इन 4 घाटों की 8 तस्वीरों से काशी के बदलाव की कहानी आपको नजर आई होगी। एक कहावत है, नदी के 2 घाट कभी नहीं मिल सकते हैं। वैसे ही इतिहास से भविष्य को मिलते आपने देखा है कभी? आप कहेंगे कि ये दोनों ही चीज़ें असंभव है, लेकिन यकीन मानिए अगर नीयत हो तो संस्कृति यानी इतिहास और विकास यानी भविष्य दोनों को एक साथ मिलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की नीयत ने काशी के घाटों को संस्कृति और विकास दोनों से जोड़ दिया और उसकी तस्वीर बदल दी। अब आप कहेंगे मैं घाटों से विकास को लेकर नीयत पर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हूँ? दरअसल मानव सभ्यता के इतिहास में नदी का बहुत महत्व रहा है। इंसान वहीं बसता है जहाँ नदी होती थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। लेकिन भारत में नदी किनारे स्थित घाटों से धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, सिर्फ सभ्यता नहीं। और काशी की तो पहचान ही घाटों से है। फिर काशी के विकास पर चर्चा हो और घाटों की बात ना हो तो कैसे हो सकता है? इसीलिए घाटों का विकास प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत नवंबर 2014 में कर दी। इस वक्त प्रधानमंत्री खुद अस्सी घाट पर फावड़ा चलाते हुए दिखे थे, जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद अस्सी घाट कितना बदल गया उसकी तस्वीर आपको मैंने पहले ही दिखा दी। नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट के पुनर्विकास की आधारशिला रखी और जुलाई 2022 में खिड़किया घाट, जो अब नमो घाट बन गया है, उसके पहले फेज को जनता को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर टूरिस्ट प्लाजा का उद्घाटन किया। ये तो घाटों की बात थी। काशी में घाटों के अलावा उसकी दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है? काशी विश्वनाथ। और इसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की अब तस्वीर आप देखिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प ऐसा हुआ कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद 7,47,47,310 श्रद्धालु बदलाव की इस तस्वीर के साक्षी बने। इसमें मैंने 83,741 विदेशी पर्यटकों की संख्या नहीं जोड़ी है। अब ये तस्वीर आप देखिए, काशी का कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। इसी कन्वेंशन सेंटर को जापान की मदद से बनाया गया है।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी को क्योटो के तर्ज पर विकास का सपना देखा था और जनता को दिखाया भी था, लेकिन इस सपने के पीछे एक वजह थी। जापान का क्योटो संस्कृति के साथ विकसित हुआ शहर। पीएम मोदी वाराणसी को इसी तर्ज पर डेवलप कर रहे हैं और इसीलिए जब पीएम को अपने विदेशी मेहमानों को भारत की संस्कृति से रूबरू करवाना होता है तो वो उन्हें वाराणसी ले जाते हैं, जिसकी एक झलक दिसंबर 2015 में दिखी भी, जब पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे दशाश्वमेध घाट पर शानदार सूर्यास्त गंगा आरती में भाग लेते हुए दिखे। और फिर मार्च 2018 में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट तक गंगा नदी में नाव की सवारी की। प्रधानमंत्री ने जो सपना काशी को क्योटो बनाने का अगस्त 2014 में देखा था, उस रास्ते पर वो बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नीयत अगर सही हो तो बदलाव किसी भी इलाके में हो सकता है। प्रधानमंत्री ने जो काशी में किया या कर रहे हैं वो नज़ीर है देश के हर सांसद और विधायक के लिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर ये नेता जनता की भलाई का सोच लेना तो तय मानिए कुछ सालों में उसका नतीजा जमीन पर दिखने भी लगेगा, जैसा काशी में इन दिनों दिख रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे और कहेंगे हैप्पी बर्थडे धोनी। आज कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। इंटरनेशनल क्रिकेट को 4 साल पहले धोनी छोड़ चुके हैं, लेकिन क्रिकेट फैंस में अभी भी उनका इतना क्रेज है कि आज पूरे दिन हैप्पी बर्थडे धोनी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में रहा। धोनी दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं जिनके पास आईसीसी की 3 ट्रॉफीज मौजूद हैं, यानी T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग तो कहते हैं कि अगर धोनी के भारत के कप्तान रहते, टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो जाती तो धोनी भारत को उसका भी चैंपियन बना देते। ये महेंद्र सिंह धोनी के जादू का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी हाल ही में धोनी की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई। वो प्लेन में इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए थे। यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इस तस्वीर की वजह से कैंडी क्रश गेम की डाउनलोडिंग मिलियंस में बढ़ गई, और वो इसलिए क्योंकि धोनी उस तस्वीर में कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आ रहे थे। आज धोनी का 42वां जन्मदिन है। साल 2011 में छक्का लगाकर भारत को विश्व कप दिलाने वाले धोनी को भारत 24 की टीम और देश की तरफ से सालगिरह की खूब सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे धोनी। अब दूसरी सियासी खबर की तरफ आपको ले चलना है, लेकिन पहले आपको 2 बाइट्स यानी बयान सुनवाना चाहती हूं। राहुल गांधी, अगर आप इस तरह के ये बात को समझेंगे कि लोगों को अपमानित करना आपका अधिकार है, तो कानून का भी अधिकार है कि आपको पकड़ा जाए, और जो आपके अपमान से पीड़ित होता है उसको भी अधिकार है कि वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए न्याय का सहारा ले। ये तो पूरी कहानी है। इसमें न कोई फ्रीडम है, न कोई बोलने की आजादी है। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, आज की जो आर्थिक दुर्दशा है उसका मुद्दा हो, और इसीलिए उसको भुलाने, छुपाने, डाइग्रेस करने के प्रयत्न आप बार बार देखते हैं। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। तो राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस आज हाईकोर्ट की तरफ उम्मीदों से देख रही थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। मानहानि के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा अभी भी बरकरार रहेगी। उनकी याचिका खारिज करते हुए जस्टिस हेमंत प्रचक ने कहा, राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केसेस दर्ज किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित है।
राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। याचिका खारिज की जाती है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में रैली की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? और अब यह जानना जरूरी है कि आखिर ये केस है क्या। सुन लिया ना आपने, इसमें किस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर जो टिप्पणी की वो 11 अप्रैल 2019 में की थी। इसके 2 दिन बाद गुजरात से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। वहां पर करीब 4 साल तक ये मामला चलता रहा। 2019 में 2 बार और एक बार 2021 में, यानी 3 मर्तबा राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में पेश भी होना पड़ा। इसी साल 23 मार्च को निचली अदालत ने उनको कसूरवार मानते हुए 2 साल की सजा सुना दी। 2 साल की सजा होने पर विधायक और सांसद सदस्यता खत्म हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए 24 मार्च को लोकसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। राहुल इस बार केरल की वायनाड सीट से सांसद थे। इसके साथ लोकसभा सचिवालय ने उनका नाम भी सांसदों की सूची से हटा दिया। 24 मार्च को फैसला आया। इसके करीब 1 महीने बाद यानी 20 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील सूरत के सेशंस कोर्ट गए थे। तब कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी से अपनी बात कहना चाहिए थी। इसके साथ उनकी याचिका खारिज कर दी गई। सजा का 1 महीना बीतने के बाद 25 अप्रैल को राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां उनकी याचिका फिर से खारिज हो गई। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर इसके अलावा जिन केस का हवाला दिया वो भी आपको बता देती हूँ। वो आरएसएस, वीर सावरकर, अमित शाह और रफाल डील पर टिप्पणी को लेकर दर्ज किए गए हैं। एक केस नेशनल हेरल्ड से भी जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। किन किन बयानों पर राहुल गांधी के खिलाफ कौन कौन से कोर्ट में केस चल रहे हैं, अब वो आप देखेंगे। 2012 दिल्ली हाईकोर्ट में नेशनल हेरल्ड का केस चल रहा है। मार्च 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। इस बयान पर उनके खिलाफ महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला चल रहा है। गुवाहाटी की कोर्ट में जो मामला है उसमें ये शिकायत की गई है कि 2016 में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि असम के वैष्णव मठ बरपेटा सत्रा में आरएसएस के सदस्यों ने उन्हें यानी राहुल को प्रवेश नहीं करने दिया। रांची की अदालत में उन पर 2018 से आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस चल रहा है। 2018 में ही राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र के भिवंडी में इस बात पर केस किया गया था कि उन्होंने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ दिया था। इसके अलावा और भी मामले हैं। ये सब हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की कि कहां कहां किस तरीके के मामले चल रहे हैं। हमारे देश के कानूनी सिस्टम के मुताबिक जब लोअर कोर्ट किसी को सजा सुनाता है तो वो उसके खिलाफ पहले सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके अलावा राहत पाने के लिए आरोपी के पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त पीठ में याचिका दायर करने का भी ऑप्शन होता है और इसीलिए कांग्रेस नेता अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने भी, यानी उनकी बहन, ट्वीट करती हैं, सत्य सत्याग्रह जनता की ताकत के सामने ना तो सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन टिकेगा और ना ही सच्चाई पर झूठ का पर्दा। राहुल जी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों को की ज्योति जलाकर रखी हुई है। इसके लिए वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। ये प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस महासचिव है, उनकी तरफ से किया गया ट्वीट है। कांग्रेस के कई नेताओं और समर्थकों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो रायपुर हो, पटना, चेन्नई, हर इलाके में, गोवा, अहमदाबाद, जयपुर, कोयम्बतूर, कई जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का विरोध किया।
ये लोग तो बताया ना, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से ये अडानी को 20,000 करोड़ का सवाल राहुल जी पूछे, उसका जवाब दे। वो लूट के भाग रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान को 2 लोगों को हाथ में बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी मेंबरशिप, सदस्यता खत्म हो जाती है। सजा पूरी होने के बाद वो 6 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता। इस तरह ये सजा बरकरार रहती है। अगर राहुल के केस में तो वो 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को फैसला दिया था कि निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी, जबकि पहले अपील पर सुनवाई के लिए 3 महीने का वक्त मिलता था और ऊपरी अदालत से राहत मिल जाने पर सदस्यता बच जाया करती थी। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तब की यूपीए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश को राहुल गांधी ने नापसंद किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं इस अध्यादेश का समर्थन नहीं करता हूं। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तब भी यूपीए सरकार जिस कानून को बदल देना चाहती थी उसे राहुल ने रोका था और कहा था इट्स कंप्लीट नॉनसेंस। इसी कानून के तहत राहुल गांधी चुनाव जीतने के बावजूद अयोग्य घोषित हो गए हैं। इसके अलावा इस फैसले के बाद जिन लोगों के संसद और विधायक की सदस्यता चली गई है वो आप बगल ही में देख रहे हैं। तमिलनाडु की सीएम जयललिता, समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, लालू प्रसाद यादव, एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल, कुलदीप सेंगर, राशिद मसूद, अनंत सिंह जैसे कुछ नेता शामिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी सरनेम वाले केस में नौबत यहाँ तक पहुंची क्यों? क्या कांग्रेस इस मामले में कानूनी रूप से राहत पाने में लेट हो गई? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। इस मामले में असम पुलिस ने उनको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी कर लिया था। तब वो रायपुर जा रहे थे, लेकिन इस गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जो जाने माने वकील भी है, और उन्होंने उसी दिन अंतरिम जमानत हासिल भी कर ली। अब दिलचस्प ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी के भी वकील हैं। पवन खेड़ा के केस में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन राहुल के केस में वो ऐसा नहीं करते। ये सवाल हम सबके जहन में है। बहरहाल 2024 के चुनाव में महज 9 महीने बचे हैं। ऐसे में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान भले ही खोल ले, लेकिन चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने और दिग्गज वकीलों ने ये कहा है कि हमारी दलील बहुत मजबूती से हमने तैयार की है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी। हम इस खबर का इंतज़ार करेंगे, लेकिन अब मैं आपको देश के 2 सुपर हीरोज़ की कहानी सुनाने के लिए बेसब्र हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है करगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नैयर की। देश के दोनों शेर बेटे आज के दिन ही करगिल की रणभूमि में शहीद हो गए थे। पहले कहानी परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा की। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी सरहद के उस पार बैठा दुश्मन भी याद करता है। विक्रम बत्रा को चोटी नंबर 4875 पर फतह करने के लिए शेरशाह कोड नेम दिया गया था। आखिर ऐसा क्या था विक्रम बत्रा में जिनका नाम आते ही आंखों में इमोशंस छलकते हैं और चेहरे पर गर्व उतर आता है? दरअसल 1999 में घुसपैठियों की शक्ल में करगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना कब्जा जमा कर बैठी थी और घुसपैठियों को मार भगाने के लिए हिंद की सेना ऑपरेशन विजय चला रही थी। ये 7 जुलाई 1999 की तारीख थी, यानी आज से ठीक 24 साल पहले। पाकिस्तानी सैनिक मशीन गन से गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन फौलादी इरादों के साथ विक्रम बत्रा एक के बाद एक पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर रहे थे।
चोटी नंबर 4875 पर फतह के दौरान विक्रम बत्रा शहीद हो गए और मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा का एक नारा बहुत फेमस हुआ और वो था, ये दिल मांगे मोर। वैसे तो ये एक कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन की टैगलाइन थी, लेकिन विक्रम बत्रा ने इसे हिंदुस्तानी शौर्य का प्रतीक बना दिया। चोटी नंबर 5140 यानी 5140 को फतह करने में विक्रम बत्रा ने 4 दुश्मनों को मार गिराया। 20 जून 1999 की सुबह 3:30 पर बत्रा की टीम ने इस चोटी को कब्जा कर फतह हासिल की। रेडियो पर संदेश देते हुए कहा, ये दिल मांगे मोर। इसी जीत के बाद विक्रम बत्रा चोटी नंबर 4875 पर फतह के लिए आगे बढ़े। चोटी पर पहुंचना आसान नहीं था, फिर भी आमने सामने की लड़ाई में विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मनों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार गिराया, लेकिन कैप्टन विक्रम को कई गोलियां लगी और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। अब मैं आपको एक और वीर योद्धा की कहानी सुना रही हूं। उनका नाम था कैप्टन अनुज नैयर। 7 जुलाई 1999 को ही कैप्टन अनुज नैयर भी शहीद हो गए थे। 17 जाट रेजिमेंट में जूनियर कमांडर कैप्टन नैयर को पॉइंट 4875, जिसे पिंपल 2 कहा जाता है, ऑपरेशन की वहां की जिम्मेदारी दी गई। पिंपल 2 टाइगर हिल के पश्चिमी किनारे की चोटी थी, जिस पर पाकिस्तानी घुसपैठिए बैठे हुए थे। 6 जुलाई को अनुज ने अपने साथियों के साथ पॉइंट 4875 पर चढ़ना शुरू किया। इसी बीच ऊपर से पाकिस्तानी सेना ने हमला शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों ने जवाबी हमला किया और पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर भी दिया। लेकिन युद्ध के दौरान कैप्टन नैयर ने 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के बाद खुद बहुत घायल हो गए। 3 मशीन गन बंकरों को उन्होंने नष्ट भी कर दिया। लेकिन कैप्टन नैयर की शहादत का वक्त आ गया था। उनकी कंपनी ने 4 में से 3 बंकरों को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया और आखिरी बचे बंकर पर हमला शुरू हो गया। इस दौरान दुश्मन का ग्रेनेड सीधे कैप्टन नैयर को लगा और वो बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन इतने पर भी कैप्टन नैयर रुके नहीं, वो अपनी टीम को लीड करते रहे। आखिरी बंकर को खत्म करके ही उन्होंने आखिरी सांस ली। कैप्टन नैयर ने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया। कैप्टन अनुज नैयर को उनके असाधारण साहस, अडिग लड़ाई की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र दिया गया। उनका अपने सैनिकों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जाट रेजिमेंट के साथी सिपाही तेजवीर सिंह ने कैप्टन अनुज नैयर के सम्मान में अपने बेटे का नाम अनुज रखा। कहते हैं कैप्टन नैयर अपने साथ पढ़ी अपनी दोस्त टिम्मी से बहुत प्यार करते थे। कारगिल में जाने से 2 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई थी और सितंबर 1999 में दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन सबसे सच्चा और पहला प्यार तो वतन ही होता है और नैयर ने ये बता भी दिया। इन दोनों वीर योद्धाओं को हमारा सलाम। फिलहाल आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा भारत 24।